गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, यानी भारत के जो प्रमुख विचारक हैं उनका अध्ययन अपन कर रहे थे। उसमें अपन ने मनु का अध्ययन किया, कौटिल्य का अध्ययन किया, राजा राममोहन राय का अध्ययन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले का, तिलक का। आज अपन एक नए विचारक के तौर पे, जिसके बारे में उसका जो जीवन परिचय है, उनके प्रमुख जो कार्य हैं, आप उन सभी से पूर्व से परिचित हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे महात्मा गांधी को लेकर के कि महात्मा गांधी का भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार का जो योगदान था, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उनका जो योगदान है। यानी बेसिकली अपन राजनीति विज्ञान में उनके उन प्रमुख विचारों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जिनका उनका योगदान जो बेसिकली रहा है। आप जब गांधी जी के अपन जीवन परिचय को लेकर के चलते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जब अपन चर्चा करते हैं, भारत की आज़ादी की लड़ाई को अपन जब देखते हैं, तो एक लंबा संघर्ष था और उसमें गांधी जी की जो भूमिका थी वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। प्रमुख भूमिका का जो रोल जो था गांधी जी ने निभाया था। तो अपन जब गांधी जी के जीवन परिचय को जब अपन देखते हैं, आपको पता है गांधी जी का जन्म जो है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं ज़्यादा जीवन परिचय पे डिस्कस नहीं करूँगा। जीवन परिचय आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में हुआ था। और अगर गांधी जी के संपूर्ण योगदान के बाद उसकी मृत्यु की अपन चर्चा करते हैं तो ये भी आपको पता है 23 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अब यहां से लेकर के यहां इनकी मृत्यु तक जो समय है, इसमें गांधी जी का जो योगदान है, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा की अपन बात करते हैं। शिक्षा जो थी गुजरात में काठियावाड़ में वही प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। उसके बाद वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे, वहाँ से उन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण की थी। वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो मुंबई के अंदर वो सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस जो है वो प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ इनकी जो वकालत है, इस वकालत में एक जो नया मोड़ जो अपने को देखने को मिलता है, वो मोड़ देखने को मिलता है 1893 में। 1893 में अब्दुल्ला एंड सन्स जो कंपनी थी, उस कंपनी का कोई एक वाद था, कोई मुकदमा था, उसकी पैरवी करने के लिए गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका गए थे। उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, यानी दक्षिणी अफ्रीका गए थे। अब गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका में कार्य जो था वो बेसिकली पहले वो केवल और केवल मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे, लेकिन अफ्रीका में उस समय जो कार्य की अपन चर्चा करते हैं, यहां जो प्रमुख जो घटना थी वो थी नस्ल भेद, यानी जातीय जो भेदभाव जो था वो अपनी चरम सीमा पे था। अब गांधी जी जो थे उन्होंने इस नस्ल भेद, गांधी जी भी शिकार हुए। आपने पढ़ा होगा गांधी जी जब ट्रेन में सफर कर रहे थे तो गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नीचे उतार दिया गया था। ऐसी जो घटनाएं हैं वो आपने पहले की क्लासों के अंदर आपने सुनी थी। तो यहाँ गांधी जी ने इस नस्ल भेद के विरुद्ध जो है अपना जो अभियान है वो यहाँ प्रारंभ किया था। जब अपन चर्चा करते हैं गांधी जी का सत्याग्रह, जो सत्य के लिए आग्रह का जो आंदोलन था, वो सबसे पहले गांधी जी ने अफ्रीका में प्रारंभ किया था। तो यहाँ गांधी जी की जो संघर्ष था इस नस्ल भेद के विरुद्ध, ये काफी लंबा रहा था। अब गांधी जी का अपन भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन जो था, यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल में, जब अपन 1885 के बाद का जो घटनाक्रम पढ़ते हैं 1947 तक के, तो यहाँ गांधी जी का जो भारतीय राजनीति में एक जो सक्रिय जो प्रवेश है वो कब से प्रारंभ होता है। तो यहां जब अपन देखते हैं गांधी जी जो थे वो 9 जनवरी 1915 को भारत में प्रवेश करते हैं, यानी अफ्रीका में नस्ल भेद के विरुद्ध गांधी जी का जो अभियान था
उस अभियान को पूरा कर करके गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचते हैं और साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। अब गांधी जी का जो सक्रिय योगदान है भारतीय राजनीति में, यहां उनकी जो पहली घटना आती है वो आती है 1917 की। 1917 में चंपारण आंदोलन। गांधी जी रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पे चंपारण जो क्षेत्र है बिहार का, वहाँ जो 3 कठिया प्रणाली थी, नील की जो खेती होती थी जमीन पे किसानों के द्वारा तीसरे हिस्से पे नील की खेती करने के लिए जो दबाव था, उसके विरुद्ध ये मूवमेंट शुरू हुआ था। और गांधी जी ने पहली बार एक सक्रिय रूप से किसी आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस आंदोलन की जो लड़ाई थी वो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित होकर के लड़ी थी। यहां से ये पहला आंदोलन है। इसके बाद गुजरात का अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन है या खेड़ा का जो सत्याग्रह है, ये भी अलग अलग जो घटनाएं हैं 1918 के अंदर घटित होती हैं। अब उसके बाद रोलेट एक्ट आया था, उसका भी विरोध किया गया था। गांधी जी के 3 बड़े जो आंदोलन थे भारत में, सबसे पहले 1920 असहयोग आंदोलन। यह असहयोग आंदोलन था अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसका सहयोग न करने की अपील जो थी जन समुदाय से की गई थी। गांधी जी का एक बड़े स्तर पे जो आंदोलन है, वो पहला आंदोलन जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका जो अपन देखते हैं तो असहयोग आंदोलन से प्रारंभ होती है। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है। अब ये आंदोलन जो था ये संपूर्ण भारत में, यानी ये केवल किसी क्षेत्र विशेष पे आधारित नहीं था, ये संपूर्ण भारत में फैला। अर्थात संपूर्ण भारत के जो जन समुदाय थे वो गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन से जुड़े, बच्चे भी जुड़े, महिलाएं भी जुड़ी। इस प्रकार ये एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और इस आंदोलन से अंग्रेजी जो हुकूमत जो थी उसकी जड़ें जो थी वो हिल चुकी थी, क्योंकि ये एक बड़े स्तर पे आंदोलन जो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे किस प्रकार का मूवमेंट जो था वो जनता ने जो किया था वो अंग्रेजी शासन को देखने को मिला था। अब गांधी जी का जो ये असहयोग आंदोलन था वो अहिंसा पर आधारित था, यानी सत्य के राह पे चलते हुए किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार के जितने भी कार्य थे उनमें असहयोग की जो प्रक्रिया थी, उनका जो बहिष्कार था और स्वदेशी भी जो बल था वो इस प्रकार इस मूवमेंट के अंदर देखने को मिले थे। लेकिन यहां जब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था तो एक घटना घटित होती है, चोरी चोरा कांड जो था, जिसके अंदर जो इस मूवमेंट के जो प्रदर्शनकारी थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उस पे ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस फोर्स थी उन्होंने हमला कर दिया और इस प्रकार जो लोग जो थे वो उग्र हो गए और थाने को आग लगा दी थी। तो यहां गांधी जी का जो आंदोलन था वो अहिंसा पे आधारित था, लेकिन इस घटना से इस आंदोलन का जो पक्ष है वो हिंसा के साथ जुड़ गया, जिससे गांधी जी का जो हृदय जो जहां उनको काफी आघात लगा था और गांधी जी ने इस मूवमेंट को वहीं स्थगित करने के लिए बारदोली के अंदर एक सभा बुलाई और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रख करके उसको समाप्त कर दिया गया था। इसलिए गांधी जी के इस आंदोलन की आलोचनाएं भी की गई थी कि जब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था उस समय अपने पांव खींचना ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने जो किया इसके जो आलोचक जो थे वो आलोचना इस प्रकार से कर रहे थे कि अगर गांधी जी इस आंदोलन को वापस नहीं लेते तो भारत को जो स्वतंत्रता जो थी वो जल्दी मिल सकती थी। लेकिन गांधी जी ने अपने पांव जो थे वो वापस खींच लिए। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी का जो असहयोग का आंदोलन था वो अहिंसा पे आधारित था, जो हिंसक हो गया था उस घटना के बाद, तो गांधी जी ने इसको वहीं रोक लिया था। इसके अलावा गांधी जी का नेक्स्ट अपन जब देखते हैं 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष गांधी जी की जो कुछ मांगे थी, गांधी जी ने
रखी थी। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा गोलमेज सम्मेलन की जो घटनाएं थी, और जो इससे पहले साइमन कमीशन भारत आया था, तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो जुड़ाव है वो अपने को देखने को मिलता है। और इसके बाद अपन जब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, नमक जो कानून था उसका विरोध किया था, और साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों के साथ जो थी वो डांडी की यात्रा कर करके अपने हाथों से नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। तो इस प्रकार की घटनाएं जो थी, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है। इसके अलावा जो गांधी जी का अंतिम जो मूवमेंट था वो था 1942 का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन में करो या मरो का जो नारा था वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था, करो और मरो का नारा। तो जब अपन गांधी जी के परिचय को देखते हैं, गांधी जी की संपूर्ण घटनाक्रम को अपन देखते हैं, उनके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो मोमेंट था उसमें उनके योगदान की जब अपन चर्चा करते हैं, तो ये जो 3 जो आंदोलन थे ये बड़े आंदोलन थे जो गांधी जी के द्वारा किए गए थे, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए थे। और गांधी जी जब भारतीय राजनीति में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वो ब्रिटिश सरकार के समर्थक के तौर पे आते हैं। और इसके अलावा अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके जो अधिवेशन होते थे उसमें गांधी जी के द्वारा केवल और केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और वो था बेलगांव अधिवेशन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ये आता है साहब 1924 का बेलगांव अधिवेशन। केवल और केवल एकमात्र ये अधिवेशन था जिसमें गांधी जी की जो अध्यक्षता में यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। बाकी गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस के साथ सक्रिय रूप से हमेशा वो अंतिम समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे थे। और उनका जो सुझाव था राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में वो यही था कि कांग्रेस जो है वो सक्रिय राजनीति में भाग न लेकर के एक सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें सुधार, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के रूप में वो स्थापित की जाए या कार्य करे। लेकिन कांग्रेस के जो सदस्य थे वो इस चीज से सहमत नहीं थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब अपन गांधी जी का अध्ययन अपन करते हैं तो ये जीवन परिचय आपके सामने मैंने हल्का सा रखा है। आप अपनी बुक के माध्यम से जीवन परिचय को अच्छी तरीके से पढ़ें। गांधी जी के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक का जो समय था उसमें गांधी जी ने किस किस प्रकार का योगदान जो था वो भारतीय राजनीति के अंदर उन्होंने दिया था। क्योंकि गांधी जी के विचारों को जब अपन आज भी पढ़ते हैं तो अपन आज यही पाते हैं कि गांधी जी के जो विचार है वो आज भी प्रासंगिक हैं। क्योंकि जब समाज और आज के युवा को अपन उनकी जो मुख्य धारा है उससे जब भटकता हुआ अपन पाते हैं तो निश्चित तौर से हमें यह प्रतीत होता है कि गांधी जी के विचार कहीं ना कहीं आज के इस युग में भी, आज के इस समय में भी प्रासंगिक है। इसलिए गांधी जी के विचार जो थे प्रारंभ से लेकर के आज तक का समय का अगर अपन अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं उनके विचार जो हैं वो युवाओं को प्रेरित करते हैं, एक आदर्श आइडियल रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक आर्थिक व्यवस्था के सुधार में, और एक राम राज्य की जो स्थापना गांधी जी ने करने का जो प्रयास किया था, बुनियादी शिक्षा का जो विचार दिया था, सत्य पर विचार जो दिए थे, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अपन गांधी जी की पुस्तकों की चर्चा करते हैं तो हिंदू स्वराज थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग थे, सत्याग्रह है, और पत्र की बात करते हैं तो इंडियन ओपिनियन है, हरिजन है, इस प्रकार के पत्र भी गांधी जी ने निकाले थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीवन परिचय जो है वो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि जीवन परिचय से 2-2 अंक के जो सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको उनके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। अब अपन चर्चा करते हैं कि अपन गांधी जी के जब विचारों का अध्ययन अपन करते हैं तो उनका अध्ययन जो है, उनका जो मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य को अपने को जानने का प्रयास करना है कि विचारों को या उनका अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अपन जब राम राज्य की चर्चा करते हैं, गांधी जी के सामाजिक विचारों को जब अपन पढ़ते हैं, गांधी जी के आर्थिक विचारों को जब अपन पढ़ते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि जब अपन विचारों का अध्ययन करें, अध्ययन करने से पहले अपने मस्तिष्क में यह चीज होनी चाहिए कि जो अध्ययन अपन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, अपन क्या सीखना चाहते हैं, क्या अपन समाज में इस चीज को अप्लाई के रूप में देखना चाहते हैं। तो अपन पहले चर्चा उन्हीं की करते हैं।
मैं ये मिटा रहा हूं इनको। अब देखिए, जब अपन गांधी जी का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आता है अपने पास राम राज्य, यानी आदर्श राज्य। राज्य कैसा हो, एक आइडियल रूप में उन्होंने जो स्टेट की जो अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसे अपन राम राज्य के नाम से जानते हैं। अब इस राम राज्य की जो बुनियाद है, यानी उसका जो आधार है, वो किस पे टिका हुआ है। राम राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था होगी, जिसमें लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र की चर्चा की गई है। लोकतंत्र होगा, इसमें लोक कल्याण की भावना होगी, विकेंद्रीकरण होगा, स्वतंत्रता होगी, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, विकेंद्रीकरण, लोक कल्याण, ये जो तत्व हैं, ये इसकी बुनियाद जो है राम राज्य की, ये बुनियाद इन्हीं पे टिकी हुई है। जब अपन गांधी जी के राम राज्य का अध्ययन करते हैं, उनके जो स्टेट की जो अवधारणा है, राज्य की अवधारणा आदर्श राज्य की, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसकी जो बुनियाद है गांधी जी के विचारों में, गांधी जी लोकतंत्र, जनता का शासन की बात करते हैं, लोगों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, शक्ति के विकेंद्रीकरण की चर्चा करते हैं, और सरकार के द्वारा लोकहित में किए गए कार्यों की बातें करते हैं। तो ये जो है, अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि राम राज्य की जो आधार है, उसकी जो बुनियाद है, वो किस पे टिकी हुई है, विकेंद्रीकरण क्या है, लोकतंत्र क्या है, स्वतंत्रता क्या है, लोक कल्याण का जो कार्य है वो किस प्रकार से राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अपना जो मस्तिष्क जो है वो इन बातों पे आकर के टिकता है, क्योंकि अपन राम राज्य का अध्ययन किन बिंदुओं के आधार पे करना चाहते हैं, उसका आधार क्या है। अपन आज तक अपने जो शिक्षा ग्रहण की है, अपन आज फर्स्ट ईयर के अंदर खड़े हैं, तो फर्स्ट ईयर के पीछे पर जो खड़े हैं, तो उसकी बुनियाद क्या है। बुनियाद तो आपकी प्रीवियस क्लास है, आपका जो अध्ययन है, आपके जो संस्कार हैं, वो आपकी बुनियाद है, जो आपको यहां तक लेकर के आई है, और उसी के आधार पे आप आगे की जो आपकी जो अधिरचना है, उसका निर्माण आप निरंतर कर रहे हैं। तो इस प्रकार राम राज्य की जो बुनियाद थी, वो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, विकेंद्रीकरण और लोक कल्याण की जो भावनाएं थी, वो यहां अपने को देखने को मिलती है। दूसरा जो विचार अपन गांधी जी का देखेंगे, वो है गांधी जी का आर्थिक विचार। आर्थिक विचार, और आर्थिक विचारों को जो अपन पढ़ते हैं, तो गांधी जी आर्थिक बुनियादों की जो बुनियाद है उनकी, वो किस क्षेत्र में पर्टिकुलर उस चीज का वो समर्थन करते हैं। तो अपन यहां आर्थिक विचारों में देखते हैं, गांधी जी कुटीर उद्योग जो थे उनका समर्थन करते हैं। साहब, कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग जो थे, उनका गांधी जी समर्थन करते हैं। इसके अलावा गांधी जी का एक सिद्धांत अपने को देखने को मिलता है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अब देखिए, कुटीर उद्योग तो आपको समझ में आ गया कि छोटे उद्योग जो हैं, छोटे समुदाय के जो लोग हैं, उनके द्वारा स्थापित किया गया है, उनके रोजगार जो है वो इन्हीं पे निर्भर करता है। ये तो अपन यहां समझ जाते हैं, छोटे उद्योगों की चर्चा की जा रही है, और भारत की पहचान जो अपन बात करते हैं, वो कुटीर उद्योगों पे टिकी हुई थी। अब देखिए, दूसरा जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भी अपन आगे चल करके खुल करके चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको मोटी तौर पे ये बता देता हूं कि ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, उसमें गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो पूंजीपति हैं, जो जमींदार हैं, उनके पास जो आवश्यकता से अधिक जो धन है, जो संपत्ति है, उनको जितनी आवश्यकता है उतनी अपने पास रखें, आवश्यकता से अधिक जो संपत्ति है वो एक ट्रस्ट को दे दें, उसका एक ट्रस्ट बना दें, और उसका जो स्वामित्व है वो स्वामित्व रहेगा, गरीब जो है वो उसके स्वामी रहेंगे। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है गांधी जी का। आगे चल करके अपन गांधी जी के विचारों को खुल करके देखेंगे। इसके अलावा अपन तीसरी चीज अपन जब चर्चा करते हैं गांधी जी की, तो अपन देखते हैं
कि गांधी जी के विचारों में जो सामाजिक विचार थे, गांधी जी के सामाजिक विचारों की अपन चर्चा करते हैं तो सामाजिक विचारों में अपने को देखने को मिलता है कि गांधी जी जो थे वो समाज के अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां जो थी वो विद्यमान थी, और गांधी जी का प्रयास हमेशा रहा कि इन बुराइयों को दूर कैसे किया जाए। वो छुआछूत था, उसके वो विरोध करते हैं कि समाज में इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए, तो वो छुआछूत जो समाज के अंदर जो हावी था उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। एक ऐसे स्वच्छ समाज जो था जिसका लक्ष्य समानता पर आधारित, यानी मनुष्य के साथ इस प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, गांधी जी ये मानते थे। तो अपन गांधी जी के विचारों को जब अपन आरंभ करेंगे तो अपन देखेंगे गांधी जी राम राज्य की जो अवधारणा दी थी उसका आधार, उसकी बुनियाद क्या थी, वो मैंने आपको बताया। लोकतंत्र के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। जनता का शासन यानी लोकतंत्र, लोक का अर्थ होता है जनता, तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, जनता की व्यवस्था, यानी शासन व्यवस्था जो है, संपूर्ण शासन व्यवस्था जनता के द्वारा संचालित होनी चाहिए राज्य के अंदर। इसका समर्थन किया था। स्वतंत्रता की बात की थी, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता सकारात्मक और नकारात्मक पहलू की अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता, अब जो अपन स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता है, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता है सीमित, तो किसी प्रकार का प्रतिबंध होता ही नहीं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता पे क्या होता है, प्रतिबंध होता है। जैसे मैं ये कहूं कि साहब मेरे को हाथ फैलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये मेरी नकारात्मक है, क्योंकि अगर मेरे को हाथ फैलाने की स्वतंत्रता है, हो सकता है किसी दूसरे के अधिकारों का हनन हो, मेरा हाथ किसी दूसरे को लग भी सकता है। तो यहां सकारात्मक अवधारणा जो निकल कर आती है स्वतंत्रता की, वो क्या कहती है, हाथ फैलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसी सीमा तक जिस सीमा तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। इसके अलावा विकेंद्रीकरण की चर्चा करते हैं। विकेंद्रीकरण का सीधा सा अर्थ होता है शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी अपन जब पंचायती राज की जो अपन व्यवस्था की बात करते हैं, गांवों के शासन की जो बात करते हैं, उसका गांधी जी ने समर्थन किया था। शासन जो है ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए, और गांव का जो शासन है वो गांव के लोगों के द्वारा संचालित होना चाहिए। गांधी जी ने पंचायती राज की जो व्यवस्था थी उसका समर्थन किया था, और लोक कल्याण सरकार जो है उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय यह है कि वो लोकहित में कार्य करे। तो इस प्रकार ये राम राज्य की बुनियाद थी। आर्थिक विचारों में कुटीर उद्योग और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, और सामाजिक विचारों में छुआछूत जो थी, समाज में अंदर जो कुरीतियां थी, जो समाज के विकास में बाधक के रूप में कार्य कर रही थी, उनको दूर करने का प्रयास किया, और एक समता पर आधारित समाज की जो व्याख्या थी वो गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। हालांकि गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मैं किसी वाद या विचारधारा को जन्म नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी उनके विचारों का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक और बहुत ही प्रासंगिक है। तो इसका अध्ययन जो है अपन अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि गांधी जी के जो विचार हैं उसमें जो राम राज्य की अवधारणा है, या गांधी जी का जो राजनीति और धर्म संबंधी जो विचार हैं, गांधी जी का सत्य के संदर्भ में जो विचार हैं, गांधी जी के अहिंसा के संदर्भ में जो विचार हैं, उनको अपन अगली क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।